हेलो वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर इट मींस पीपल एज अ रिसोर्स पे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है। ये हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर है इस टॉपिक पे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में जो डिस्कस कर लिया है वो ये समझने की कोशिश की थी कि पीपल एज अ रिसोर्स के रूप में कैसे। तो उसमें हमने आपको डिफाइन करने की कोशिश किया था कि पीपल जो पॉपुलेशन होती है वो एज अ, अगर उसमें हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ फैसिलिटी के रूप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी एज अ एसेट बनती है, ना कि लायबिलिटीज़। दोनों हो सकती है, एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटीज़ भी। अगर ये सारी फैसिलिटीज़ आप किसी भी पॉपुलेशन को, किसी पर्सन को अवेलेबल नहीं कराएंगे तो वो लाइफ टाइम लायबिलिटीज़ बनी रह जाएगी। तो इस पर डिस्कस किया था। तो ये एज अ हम बात कर रहे थे ह्यूमन कैपिटल की, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, जिसमें हमने डिस्कस किया था आपको। फिर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, फिर हमने मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ ये सब डिस्कस किया था। इसमें 3 सेक्टर्स भी देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में भी डिस्कस किया था। ये मैंने ओवरऑल पूरा डिस्कस किया था अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। बट आज के टॉपिक में इसके फर्दर टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज हम डिस्कस करते, स्टार्ट करते अपना वीडियो लेक्चर और डिस्कस करते आज की अपनी टॉपिक पे। तो आज हमें जो डिस्कस करना है अपने इस पीपल एज अ रिसोर्स पे, ये आपका क्लास 9th का सिलेबस है, पीपल एज अ रिसोर्स पे। तो इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें डिवीजन ऑफ लेबर्स बिटवीन मैन एंड वीमेन पे, तो देखिए क्या है कि हम अगर बात करें, यहाँ पे बात करें डिवीजन ऑफ लेबर मैन एंड वीमेन में, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सिर्फ उस तरह की एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो जिसके एवज में इनकम जनरेट होती है, ना कि वो एक्टिविटीज़ जो सिर्फ हॉबीज़ के पर्पज से की जाती है या सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है। वैसी एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। जैसे वीमेन का पूरे होल डेज अपने फैमिलीज के लिए मैनेज करना, वो उनका लाइफ मतलब उनका पूरा होल डेज का जो भी वर्क है उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होता है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में था। तो हम थोड़ा सा इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी देख लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन जो किया गया है, इसमें जो पहला पॉइंट है हम आपको बहुत सिंपल वे में, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बहुत सिंपल वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो आप जस्ट अपना अटेंशन थोड़ा सा बनाकर रखें और आपको बिल्कुल पूरी टॉपिक समझ में आएगी। पहला पॉइंट इसमें, ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, हमारे ऐतिहासिक कुछ कारणों से जिसमें देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इन द फैमिली। हमारा जो कल्चर है एनिशियन टाइम से ऐसा ही चला आ रहा है कि जो विमेन होती है वो फैमिली को मैनेज करती है और जो मैन होते हैं, जो उसे ही हम ब्रेड ऑनर पर्सन्स कहते हैं, जो बाहर कहीं काम करता है, अर्निंग का काम करता है और वो लाकर अर्न करके अपने फैमिली को स्पेंड करता है अपने फैमिली पे। और जो विमेन होती है वो होल टाइम क्या करती है, अपने परिवार को मैनेज करने का काम करती है। ये हमारा एक तरह का कल्चरल बैकग्राउंड है हमारी कंट्री का। तो इसमें इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जो लेबर का डिवीज़न है मैन एंड वीमेन में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम समझने की कोशिश करें, वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क एंड मैन वर्क इन फील्ड्स। यह भी हमने आपको बताया, द वीमेन हु वर्क इन होम्स आर नॉट पेड एनीथिंग व्हाइल द मैन हु वर्क आउटसाइड द होम्स ऑन वेजेस। देखिए क्या है,
जो वीमेन है वो होल टाइम क्या करती रहती हैं, अपने डोमेस्टिक वर्क करती रहती है, जिनकी वजह से उनको कोई पेमेंट नहीं होता है। लेकिन जो मैन होता है वो फील्ड में वर्क करते हैं, इसके एवज में उनको पेमेंट होता है, वो घर से बाहर काम करते हैं जिसके एवज में पेमेंट होता है। तो मैन के द्वारा किया गया एक्टिविटीज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होती है। लेकिन वीमेन के द्वारा घर को मैनेज करने में होल टाइम जो किया गया वर्क है उसके एवज में उनको कोई पेमेंट नहीं होता है, और न वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं होती, वो सेल्फ कंजप्शन के पर्पज से, या तो आप कह सकते हैं कि वो अर्निंग के पर्पज से नहीं की जाती है वो एक्टिविटीज। तो चलिए इसमें हम और देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स देखिए अभी हमने बताया आपको कि जो पॉपुलेशन होती है वो दो कैटेगरी की मेनली होती है। एक तो या तो आप उस पॉपुलेशन को लायबिलिटीज बना के रखिए या तो एसेट बनाइए। अगर आपको उस टोटल पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट करना है तो आपको उस पॉपुलेशन के लिए सबसे प्रायोरिटी है कि एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं और अच्छी ट्रेनिंग दे जिससे वो वर्क परफॉर्म कर पाए इन द फ्यूचर। तो इसके लिए अपनी पॉपुलेशन को क्वालिटी पॉपुलेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर की यूज पड़ता है वो देखते हैं आगे। पहला है इसमें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल फॉर्मेशन। देखिए ये आपका लिटरेसी रेट है, हेल्थ है एंड स्किल फॉर्मेशन। देखिए पॉपुलेशन की क्वालिटी तभी इंक्रीज करती है जब हम उसकी लिटरेसी रेट, मतलब वो लिटरेट हो, हेल्दी हो और उसके पास कोई ना कोई वर्क का एक्सपीरियंस हो, स्किल्ड हो, जिसके आधार पे वो मार्केट में वर्क कर पाए। तो इस आधार पे वो पॉपुलेशन जो होगी वो क्वालिटी पॉपुलेशन में टर्न हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं, इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लायबिलिटी फॉर द कंट्री। बिल्कुल, अगर कोई पर्सन इलिटरेट है या अनहेल्दी है तो वो पॉपुलेशन होल लाइफ लायबिलिटीज बना रहता है हमारी कंट्री के ऊपर। ठीक है, और क्योंकि अगर वो उसके पास एजुकेशन नहीं है, अगर इलिटरेट है या अनहेल्दी है तो कोई स्पेशल वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए फूड और उसके हेल्थ फैसिलिटी ये सब कुछ हम पे लायबिलिटी होल टाइम बना रहेगा, वो खुद उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पॉपुलेशन को क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में टर्न करने के लिए हमें लिटरेसी रेट, मतलब उनको लिटरेट करना इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना इंपॉर्टेंट होता है और स्किल प्रोवाइड कराना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके आधार पे वो वर्क परफॉर्म कर पाए। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं एजुकेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला टर्म से एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। एक्चुअली क्या है, आपके जो एग्जाम में होते हैं ये दो टॉपिक से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली अक्सर आपके लॉन्ग टाइम क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, एजुकेशन को समझते हैं, फिर एजुकेशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो पहले एजुकेशन में हम कुछ पॉइंट्स में नोट किया हूँ मैं, क्योंकि आपको समझने में और मुझे समझाने में इजी हो और जिससे आप बहुत इजी वे में समझ सके। तो अगर समझने की कोशिश करें हम एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इट मीन्स हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने में हमारा एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है। तो अगर देखते हैं तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है किसमें, ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के ग्रोथ में। कैसे, इट इनहेंस द नेशनल इनकम, ये हमारे नेशनल इनकम को भी बढ़ाता है, कल्चरल रिचनेस और हमें कल्चरल भी समृद्ध करता है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और हमारी गवर्नेंस इट मीन शासन करने की जो व्यवस्था है उसकी भी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। इट हेल्प टू गेट जॉब्स एंड इंक्रीज इनकम। और ये क्या है, अगर एजुकेशन है आपके पास तो आप अच्छी जॉब भी ज्वाइन कर लेंगे और अपनी इनकम को इंक्रीज करेंगे, जिससे आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी, और नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी तो नो डाउट हमारा नेशनल डेवलप्ड होगा। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट की तरफ ग्रो करेगा।
उस वे में हमारा नेशनल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम, अब देखिए पहले तो हम आपको लिटरेसी रेट की डेफिनेशन क्या होती है ये समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। अभी आप क्लास 9th में तो लिटरेसी का मीनिंग नहीं समझ पाते होंगे। इसका मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें तो हम साक्षरता दर कहते हैं लिटरेसी रेट को, और इसका मतलब होता है कि वो पीपल, देखिए हमारे कंट्री में अलग डेफिनेशन है, ओवरऑल द वर्ल्ड अलग डेफिनेशन है, हर कंट्री का अपना अपना डेफिनेशन है। तो इसमें आपको बहुत, हमारी कंट्री में जो डेफिनेशन रखी गई है लिटरेसी रेट की, बहुत ही कह सकते हैं कि लो लेवल पे रखी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पीपल नहीं है। आप देखेंगे फ्रॉम 18%, अप्रॉक्सीमेटली 18% है 1951 में। हमारे देश की 1951 में लगभग 18% लिटरेसी रेट थी, जो अब ग्रो करके 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 74.04% समथिंग है, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटली 74% यहाँ दिखाया है। चलिए, तो ये देख रहे हैं 18%, इट मीन्स 18% हमारा 1951 में लिटरेसी रेट था, और अब जाके ग्रो होकर 2011 में लगभग 70 सालों के बाद हम बहुत पहुँचे, तो अभी सिर्फ 74% तक पहुँच पाए। अभी भी हमारे यहाँ लिटरेसी रेट 100% नहीं हो पाई। और ये समझिए कि लिटरेसी की डेफिनेशन क्या है, किस आधार पर हम कह रहे हैं कि कौन पर्सन लिटरेट है और कौन पर्सन इलिटरेट है, किस आधार पर आप कहेंगे, किस आधार पर उसमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो सिंपल सा डेफिनेशन जो हमारे कंट्री में वर्क करता है वो ये है कि अबव द 7 इयर्स, वो बच्चा, वो पर्सन जिसकी उम्र 7 साल से ज़्यादा हो और दे नोज अबाउट समथिंग रीडिंग एंड राइटिंग इन आवर लोकल लैंग्वेज, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ भी पढ़ना और लिखना जानता है, तो उसे हम लिटरेट करते हैं। तो इस आधार पे भी अगर हम लिटरेसी का हमने जो डेफिनेशन बनाया, उस आधार पे जो हमारी लिटरेसी रेट प्रेजेंट टाइम अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 जो है वो 74% समथिंग, इट मीन 74.04% समथिंग है। चलिए आगे देखते हैं, इतना कम है। और इसके लिए ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की है, समय समय पे जो भी गवर्नमेंट रही है उसने अपने तरफ से बहुत एफर्ट किया है, इसीलिए तो आरटीई का कानून लाया गया, राइट टू एजुकेशन, शायद आप जानते हो इसे, ठीक है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ने इसे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझ के उसे बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे तो जो एजुकेशन का जो बजट था 1951 के समथिंग, वो 0.53% था हमारे टोटल जीडीपी का। बट नाउ एट दिस टाइम जो हमारे जीडीपी का एजुकेशन का जो बजट होता है वो 0.53% से बढ़कर इंक्रीज होकर 3% तक आ गया है, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ गई, उनकी डिमांड बढ़ गई, तो इसलिए हमने एजुकेशन का बजट भी बढ़ाया है, एजुकेशन में फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराई है। फिर भी इतना बहुत कुछ करने के बावजूद भी हम बस 74.04% तक समथिंग पहुंच पाए हैं। अभी और हमें इसमें वर्क करना है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम को भी चलाई है, समय समय पर देखते हैं। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है प्राइमरी लेवल की एजुकेशन को, जो फर्स्ट लेवल की जो एजुकेशन है 1 to 5th, उसे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान एक चलाया था। इसमें क्या है, ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, जो भी बच्चे 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई थी। और ये कानून जो इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2010 में आपके इम्प्लीमेंट हुआ, आरटी कानून के तहत राइट टू एजुकेशन का अधिकार बन गया आपका, ठीक है। तो ये कहा गया कि 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के जो भी बच्चे होंगे उन्हें कंपलसरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। तो गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसे प्रमोट करने की बहुत कोशिश की। इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नमेंट ने मिड डे मील की स्कीम भी चलाई थी, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल टू इंकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन स्टेटस। अब देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने बच्चों का जो अटेंडेंस रेशियो है स्कूल में उसे इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील
स्कीम भी चलाई थी, ठीक है, स्कीम भी चला रही है, अभी भी प्रेजेंट टाइम चल रही है ये। और इससे गवर्नमेंट का ये अटेंशन था कि वो बच्चे जो हैं वो मिड डे मील की ही सही स्कूल तक आएंगे और उस बहाने ही हम उन्हें पढ़ाएंगे और इसी बहाने उन बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, जिससे उनका न्यूट्रिशन स्टेटस भी इंक्रीज करेगा। तो ये भी स्कीम चलाई जा रही है आपको एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए। ये तो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन के लिए है। और अगर हाई लेवल की एजुकेशन की हम बात करें तो 10th प्लान, जो हमारा 10th 5 ईयर प्लान है, उसमें ये एम रखा गया था, इंक्रीज द इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, ठीक है ना। देखिए क्या है हायर एजुकेशन, अभी 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है, ठीक है। अब तो 5 ईयर प्लान खत्म हो गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन के जगह अब गवर्नमेंट ने नीति आयोग बना दिया है। अब वही नीति जो भी पॉलिसी होती है वो बनाती है। तो खैर आगे देखते हैं। ये 10th प्लान जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन को इम्प्रूव कर दिया लगभग आफ्टर 18 to 23 ईयर्स एज ग्रुप, मतलब माध्यमिक की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, उनके अटेंडेंस रेशियो को बढ़ाने के लिए 10th 5 ईयर प्लान में इसके लिए एम रखा गया था, इस पे वर्क किया गया। तो गवर्नमेंट ने नो डाउट जरूरत पड़ने पे, जब भी जरूरत पड़ी है तो एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए अपनी तरफ से बहुत सारा योगदान दिया है। चूंकि हमारे क्या अब भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके पहुंच स्कूल तक नहीं है या जिनके गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचाते। ये बहुत बड़ा वो है कि हमें आज भी इसके लिए प्रयासरत हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सारे से जितने भी बच्चे हमारे देश के हैं वो शिक्षा से वंचित न रहें, शिक्षा से बचे नहीं रहें, हर बच्चों को शिक्षा मिल पाए, ठीक है। इसके लिए लगातार कोशिशें अब भी चल रही हैं। तो एक तो एजुकेशन का हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं लाइफ में कितना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने ज़रूरत पड़ने पे समय समय पे वर्क किया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हाँ, स्वतंत्रता के बाद से ही। अगर हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ में हम देखेंगे पहला पॉइंट हमारा, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रिलीज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। जो हेल्थ होता है किसी भी पर्सन के काम करने के लिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसे वो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका जो माइंड होगा वो भी हेल्दी वर्क से हेल्दी तरीके से काम करेगा और आपको पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगा, और आपके अंदर जो भी इलनेस है, जो भी आपको डिजीज अफेक्ट करने वाली, उससे वो फाइट करता रहेगा अगर आप हेल्दी हैं तो। आगे सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं हम इसमें हेल्थ में कि एन अनहेल्दी पर्सन बिकम अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई सपोज दैट आप एजुकेटेड हैं और अनहेल्दी हैं तो वो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे उसके लिए एक लायबिलिटी होल टाइम बने रहेंगे। हमेशा आप लीव पे रहेंगे, पता चलेगा हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को आपके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आप ज़्यादातर लीव लेंगे, काम नहीं प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। तो इसलिए एक पर्सन्स का हेल्दी होना भी वर्क के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। और अगर हम थर्ड पॉइंट पे इस पे बात करें तो द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू एम एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। देखिए क्या है, हमारे देश की जो हेल्थ पॉलिसी है वो ये उसमें एम रखा गया है कि हम इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज की हम एक्सेसिबिलिटी, इसमें इट मीन्स लोगों के पहुंच तक इसको पहुंचाना है, लोगों के हर एक छोटे से छोटे तबके तक लोगों तक ये पहुंच में हो, ये हमारी कोशिश रहेगी, ये हमारा एम था, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एम है जिसमें हम फैमिली का वेलफेयर कर सके, न्यूट्रिशन सर्विस प्रोवाइड करा सके। इस तरह के गोल्स हमारे नेशनल लेवल पे भी हेल्थ पॉलिसी के तहत रखे गए। तो इस तरह हमने आज के टॉपिक में इतना सारा सब कुछ डिस्कस किया। हमें नहीं लगता, हमने पहले देखा है डिवीजन ऑफ लेबर, मैन एंड वीमेन में किस तरह हमारे कल्चरल बेस्ड के आधार पे वर्क का डिवीजन किया गया, और आज भी देखेंगे तो विमेन को वर्क के बराबर, जो मेल के वर्क के बराबर कहीं कहीं पेमेंट नहीं मिलती है। और इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो विमेन है वो मतलब हमारे कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से बहुत पिछड़ी हुई है, उसमें स्किल और एजुकेशन की कमी पाई जाती है। लेकिन जिस विमेन में स्किल और एजुकेशन पाया जाता है वो आज मैन के लेवल की इनकम प्रोवाइड करती हैं, जनरेट
प्रोवाइड करती हैं और उन्हें दिया भी जाता है। और बहुत सारी विमेन आज के डेट में आप देख रहे हैं ऑफिशियल वर्क में आ गई हैं और हर जगह विमेन की एंट्री हो चुकी है लगभग। और अच्छी बात है कि एजुकेशन इनकी पॉसिबिलिटीज़ को और इनकी वर्क की एसेसिबिलिटी को मजबूत करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो इस तरह हमने पहले अपना डिवीज़न ऑफ लेबर वाला टॉपिक देखा है, कैसे मैन एंड वीमेन के बीच में पावर वर्क का डिवीज़न किया गया है हमारी कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पे। उसके बाद हमने ये समझने की कोशिश की है कि हम अपनी पॉपुलेशन की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि वह इन द फ्यूचर एज अ ह्यूमन कैपिटल में टर्न हो पाए, जो हमारे देश की एक पूंजी बन पाए और उसकी इनकम उसके द्वारा वर्क किया गया जो हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल हो। तो इस तरह हमने ये समझने की कोशिश की कि किसी भी पॉपुलेशन को हम कैसे ह्यूमन कैपिटल में टर्न करते हैं, उसके लिए एजुकेशन और आपका हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एजुकेशन पे हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने हेल्थ पे डिस्कस किया। हमें नहीं लगता कि इस पूरे टॉपिक में कोई डाउट रह गया होगा आपका। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, और अगला इसका थर्ड पार्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। उसमें देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। इस तरह के जो भी टॉपिक है अपने नेक्स्ट फर्दर वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप जरूर हमसे जुड़े रहें और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।